शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर में इसके बाद हम जितनी भी बात करेंगे, ठीक है, या फिर जितना भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी पे होगा, मतलब मटेरियल्स की। मैं क्या बोल रहा हूं, मटेरियल्स की सिर्फ एक ही कैटेगरी पे होगा, ना तो मेटल्स की बात होगी, ना बात होगी इंसुलेटर्स की। अब इसके आगे अगर बात किसी चीज की होगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसके बाद इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स। ध्यान में आया? ओके, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो आप हिंट डाल सकते हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Okay, so we will start this point today. Okay, intrinsic semiconductors। वैसे देखा जाए तो ये मतलब एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा, now what do you mean by intrinsic semiconductors? क्या मतलब है इसका intrinsic semiconductors? ओके, तो समझिए, जो elemental semiconductors है, elemental मतलब pure semiconductors। कैसे pure? मतलब pure silicon, pure germanium, है ना? तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है या फिर इस तरह के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो एक बार ध्यान देके सुनिए। ओके, एक्सट्रीमली प्योर, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सट्रीमली प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स सच एज एलिमेंटल सिलिकॉन और एलिमेंटल जर्मेनियम, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी भी दूसरे मटेरियल की मिलावट इसमें नहीं है। तो बात समझ में आई? मतलब सिंपली हम इसको कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। क्या कह सकते हैं इसको? प्योर या फिर एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ओके, हाँ, सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। बात समझ में आई? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पेस है इसको निकाल देता हूँ। ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, बट मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, ये सब निकाल दिया है, ताकि हमारा फोकस अब उस पॉइंट पे हो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, जनरली सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स है, तो इनके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग वाले अदर एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम नॉर्मली, ठीक है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम +4 दिखा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इनकी कितनी है? +4। इसका मतलब है दे आर रेडी टू शेयर देयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर सराउंडिंग एटम्स। ओके, देखिए, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसका? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है डायमंड लाइक। किस तरह का है वो? डायमंड लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे निकाल रहा हूं? देखो, अब देखो, जो भी मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, अब जो मैं स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं वो या तो सिलिकॉन का हो सकता है या जर्मेनियम का हो सकता है। ओके, आपको जो समझना है समझ लो, बट जैसा स्ट्रक्चर सिलिकॉन का होगा बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होगा? जर्मेनियम का होगा। ओके, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दोनों में से कोई एक ले लूंगा। मान लीजिए मैंने सिलिकॉन का ले लिया। ओके, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सिर्फ सिलिकॉन का ही स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होगा? जर्मेनियम का होगा। ओके, हाँ, तो बस एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लूंगा, या तो सिलिकॉन लूंगा या फिर जर्मेनियम लूंगा, बट द सेम स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। ओके, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो क्रिस्टल लैटाइस है, ठीक है, तो वो डायमंड की तरह है। कैसा है? डायमंड की तरह। मतलब डायमंड की तरह बोलने का क्या मतलब है? मतलब उसमें हर एक एटम, मतलब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का हर एक एटम सराउंडेड है। कैसा है? सराउंडेड है 4 नेबरिंग एटम्स, मतलब 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के साथ। ओके, और वो उनके साथ अपने वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो आप मेरे साथ में भी निकाल सकते हो। देखिए, ये है सिलिकॉन का एटम, ये भी सिलिकॉन का एटम है। ये ऐसे में क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे सिलिकॉन के एटम्स निकालते जा रहा हूं। देखो, ये सारे क्या है? ये सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, और ये ऐसे बिल्कुल रेगुलर, मतलब परफेक्टली शेप्ड रेगुलर के फॉर्म में क्या है, ये ऐसे प्लेस्ड है। और मान लीजिए ये क्या है? सारे सिलिकॉन है। मैंने अभी कहा तुम्हें अगर सिलिकॉन पसंद नहीं है तो तुम इसको जर्मेनियम भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये है सिलिकॉन। ऑलराइट,
दिस इज सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन के एटम्स है जो बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, शेप है। ऐसे बहुत सारे एटम्स ऊपर नीचे इधर उधर हर तरफ हो सकते हैं। मैं मेरे काम के जितने हैं उतने मैंने निकाल दिए। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, ओके। तो इस सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, किसके, इस सिलिकॉन की, तो इस सिलिकॉन के लिए इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या फिर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पास वाले एटम्स कौन कौन से हैं? इसके लिए ये पास में है, ये पास में है, ये पास में है और ये पास में है। जरा देखो, तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। देखो ये है, ये ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा। मैं इन्हीं चार एटम्स को 1 2 3 4 इन्हीं चार एटम्स को नियरेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ज्यादा दूर है, ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। मतलब इस एटम के लिए, इस एटम के लिए इससे ज्यादा पास में ये वाला है, ओके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस एटम के लिए इससे ज्यादा पास में ये है। मतलब क्या हुआ? तो ये जो एटम्स है, कौन से वाले एटम्स? ये वाले, देखिए ये चार एटम्स 1 2 3 और 4। तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इस एटम के लिए ये चार जो एटम्स है, दे आर द नियरेस्ट नेबर्स। वो क्या है उसके? वो उसके सबसे करीबी क्या है? उसके नेबर्स है, ओके। ये सबसे करीबी नेबर्स है। तो वो क्या करेगा? तो वो अपने जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके, अरे ये क्या है? सिलिकॉन, ओके। तो इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल में या फिर वैलेंस ऑर्बिट में, हमें पहले से पता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है पहले से, मुझे उतनी जरूरत नहीं है कि इसके पास, इसके वैलेंस ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, बराबर है। और हमें पता है कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है? शेयर करने वाला है किसी और के साथ में, ओके। तो क्या होगा? तो मैंने अभी जो चार एटम बताए थे, ये और ये इनके साथ में क्या करेगा? अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। क्या बनाकर? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर या वैलेंस बॉन्ड बनाकर, आप उसको जो चाहे कह सकते हो। देखो, तो इसने क्या किया? अपने चार इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये इस अपने, देखो मान लीजिए इसके चार इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसके ये 1, अब देखिए ये चार किसके हैं? 1 2 3 4। ये मान लीजिए ये इसके चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया और एक इसके साथ शेयर किया, ओके। तो इसका क्या हो गया? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऐसे क्या होगा? तो ऐसे हर एक सिलिकॉन अपने बाजू वाले नियरेस्ट चार एटम्स के साथ में अपने चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। और ऐसे क्या होगा? तो ऐसे हर एक सिलिकॉन अपने बाजू वाले एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और एक ऐसा परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का। देखो इसका पूरा हो गया, अब बाकियों का पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, इसके साथ भी शेयर करेगा और इधर अगर कोई होगा तो इसके साथ भी ये शेयर करेगा। समझ रहे हो बात को? इसका हो जाएगा पूरा। फिर ये इसके साथ ऐसे शेयर करेगा, ऊपर कोई होगा तो उसके साथ शेयर करेगा, इधर कोई होगा तो इधर भी वो ऐसे शेयर करेगा। तो ऐसे क्या करते हैं हम सबका जो ऑक्टेट है या फिर जो सबका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, इधर 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 इधर, ये ऐसे क्या करेगा? वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स। समझ लो बात को, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप मेरे साथ में फिगर निकाल सकते हो। अब देखिए ये हो गया, अच्छा यहाँ बच गया ना, अब निकाला, ये तो पूरा निकाल देते ना। हाँ तुम चाहो तो इसको दिन भर भी करते बैठ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए तो ये देखो, तो हर एक कोवेलेंट बॉन्ड, मान लीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम निकाल दे सकते हैं, ओके। तो ये सारे क्या है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या है? जो कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से बने हुए हैं, ऑलराइट। अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स निकालना भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है, ओके। अगर भूल जाऊं तो ये बाय मिस्टेक होगा, इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा किसी के बारे में, ओके। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सबको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, देखो, ठीक है, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो मजा तो बहुत आ रहा है मुझे, बट पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं यार। अच्छा बट हाँ चलो यार अभी बस करते हैं, ठीक होगा ना? हाँ ऑलराइट। अब देखो तो इस तरह से क्या हुआ? तो इस तरह से हर एक सिलिकॉन का एटम अपने नियरेस्ट 4 एटम्स के साथ में अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता जाएगा
और अपना ऑक्टेट पूरा करते जाएगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा वाला, ये स्ट्रक्चर, ओके। अगर हम बात करें एट 0 केल्विन, कहां की मैं बात कर रहा हूं, एट 0 केल्विन, देखो एट 0 केल्विन, अगर हम 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसकी अगर हम बात करें तो इस क्रिस्टल का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एट 0 केल्विन इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई भी, या फिर मैं बोलूंगा एक भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और अगर एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं होगा कंडक्शन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन दिस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर। क्या, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर। तो अपनी नोटबुक में अभी लिख डालो कि at absolute zero temperature the intrinsic semiconductor such as silicon or germanium act as perfect insulators because वहां पे कंडक्शन के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आई, ओके। और ये जो मतलब एट 0 केल्विन, देखो सुनो, ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों अवेलेबल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एट 0 केल्विन पे ये सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो बहुत स्ट्रांग है और इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में उतनी एनर्जी नहीं है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए थर्मल एनर्जी, जो इनको अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो बहुत लो है, ओके। तो इनको जो थर्मल एनर्जी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल सकता। सो दे विल एक्ट एज, या फिर ये जो क्रिस्टल है इट विल एक्ट एज परफेक्ट इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये जो हमारा assumption है कि semiconductors have the conductivity in between good conductors and insulators, okay। हमें लगता है कि साला सेमीकंडक्टर्स हर बार ही कंडक्ट करते हैं, नहीं, ये जो गलत फहमी है ये हमारे दिमाग से निकाल डालिए। हो सकता है 0 डिग्री केल्विन पे या फिर 0 केल्विन पे तुम्हारा सेमीकंडक्टर परफेक्टली क्या हो, इंसुलेटर हो, वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई, ओके। हाँ, तो अब समझो, अगर 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर, कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर अगर कंडक्ट नहीं करता है या फिर वो एक क्या बना हुआ है, वो एक इंसुलेटर बना हुआ है, तो इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए या फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कंडक्शन प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन प्रोसेस इन सेमीकंडक्टर्स, ओके। तो कंडक्शन मतलब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से या फिर सेमीकंडक्टर से कंडक्शन करने के लिए या फिर कंडक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम सोचेंगे। उससे पहले 1 मिनट में मैं सोचता हूं क्या मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है सेमीकंडक्टर्स मतलब इंट्रिंसिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, we have covered all the points in intrinsic semiconductors. अब देखो मुझे क्या पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है कंडक्शन प्रोसेस। क्या पढ़ना है, कंडक्शन प्रोसेस इन सेमीकंडक्टर्स। मुझे क्या पढ़ना है, कंडक्शन प्रोसेस इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिंग कब बन जाएंगे, मतलब अगर इनको हमको यूज करना है कंडक्टिविटी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 केल्विन पे तो ये परफेक्टली क्या है, इंसुलेटर है, ओके। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया, ओके, धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। और मैंने क्या देखा, एट रूम टेम्परेचर, क्या देखा मैंने, एट रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल जो हमारा ये होता है ना रूम टेम्परेचर या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा वो, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर क्या हुआ, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है और इनमें जो बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास अब इनफ एनर्जी है, इनके पास उतनी एनर्जी है कि ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। सारे के सारे नहीं बोल रहा हूं मैं थोड़े बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जितने सारे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें से फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत थोड़े से, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। क्यों ब्रेक होते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा वाला, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इस वाले बॉन्ड में अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इस टेम्परेचर पे अगर इनफ एनर्जी आ गई देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली इधर देखो, बेसिकली
ये जो भी क्रिस्टल था ये कब का क्रिस्टल है जरा सोचो। चलो मैं तुमको एक बार फिर से उसी जगह पे लेके जाता हूं, कहां पे, एट 0 केल्विन। सोचो ये क्या है, ये है एट 0 केल्विन। देखो ये कब है, ये है 0 केल्विन पे। बट 0 केल्विन पे जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम था वो कैसा था, वैसा था। इधर देखो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या बोल रहा हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम मेरे कुछ पता भी है या भूल गए। देखो ये ऐसा है, तो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा क्या है, ये कंडक्शन बैंड है ना, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। और हमने देखा कि एट 0 केल्विन कब 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 एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे हमने देखा था कि वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ था। इसके बारे में कंडक्शन के केस में, सॉरी इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अरे तुमको याद भी है, भूल गए, याद है ना। देखो ये क्या है, हाँ, तो फॉर सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ था, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी था। इसका मतलब है यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए हमको इस एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस करना है, पक्का। तो इस एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए एनर्जी कहीं से मिलनी भी जरूरी है, ओके। और ये एनर्जी हमको कहां से मिलेगी, ये एनर्जी हमको मिलेगी टेम्परेचर से, ओके। तो टेम्परेचर मिलेगा तो क्या मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी। तो थर्मल एनर्जी लेके, मैं क्या बोल रहा हूं, थर्मल एनर्जी लेके इस वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेके कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, यानी कि वो फ्री हो जाएंगे कंडक्शन के लिए। अच्छा, ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां है, मैं बोल रहा हूं, क्या समझो बात को। हम बोल रहे हैं कि ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। अरे भाई ये है कहां पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स तुम देख रहे हो कौन से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन ये बंधे हुए हैं अपने अपने वैलेंस शेल में। देखो ये इलेक्ट्रॉन या तो इसके वैलेंस शेल में बंधा हुआ है या इसके वैलेंस शेल में बंधा हुआ है, मतलब दोनों में से किसी एक के वैलेंस शेल में बंधा हुआ है। अगर मैं बात करूं चलो इनके, ठीक है, मान लीजिए ये वाला सिलिकॉन, ओके, तो इस सिलिकॉन के लिए ये और ये, ठीक है। तो ये चार 1 2 3 4, तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसके वैलेंस शेल के हैं, वो यहीं पे बंधे हुए हैं, ओके। हो सकता है ऐसे ही फिर जो 4 4 4 जो है, ठीक है, वो अपने अपने वैलेंस शेल में ही बंधे हुए हैं और कोई कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि इनके पास कोई एनर्जी नहीं है एट 0 केल्विन। हाँ, तो इस तरह से 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस शेल में ही बंधे हुए हैं या फिर दबे हुए हैं, ओके, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। हाँ, फिर क्या होगा, तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस शेल में है और कोवेलेंट बॉन्ड्स में है, स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बने हुए हैं उसमें, ओके। तो यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को यहां मतलब निकाल के इधर लेके आने के लिए हमको लगने वाली है एनर्जी। क्या लगने वाली है, एनर्जी। वो कौन देगा, वो देगा टेम्परेचर। कैसे देंगे, उसको हीट करेंगे, ओके। मतलब एक्चुअली में गर्म नहीं करेंगे उसको, हम क्या करेंगे, उसको जो मतलब हमने 0 केल्विन पे रखा था उसको थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे या फिर उसको हम लेके आएंगे एट रूम टेम्परेचर। अब देखो क्या हुआ, तो अब देखो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, ये है एट रूम टेम्परेचर। अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, बस थोड़ा वेट करो। एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, ओके। हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे और ये हो जाएगा पार्शियली फील्ड। पहले क्या था, कंप्लीटली फील्ड, अब क्या हुआ, पार्शियली फील्ड। और ये पहले कंप्लीटली एम्प्टी था, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पार्शियली फील्ड, है ना। ये क्या हो जाएगा, पार्शियली फील्ड। मतलब एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैन एक्ट एज कंडक्टर्स, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल्स से कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होगी, बट इसकी कंडक्टिविटी लाई करेगी मेटल्स और बिटवीन द इंसुलेटर्स, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। बात समझ में आई, ओके। हाँ, सो व्हाट डू वी नो कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, कौन से वाले, ये जो हमने अभी देखा, ठीक है। अभी अच्छा ये कैसे हुआ, ये तो बात हमने देखी नहीं है कि हमने अभी क्या कहा कि एट रूम टेम्परेचर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे चला गया, मतलब कहां चला गया, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हुआ। कंडक्शन के लिए अवेलेबल मतलब क्या हुआ, वो फ्री हुआ। इसका थोड़ा एग्जांपल इधर देखो। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, ये, ओके। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर इसके पास इतनी एनर्जी आई ताकि ये फ्री हो सके, चलो हो गया फ्री। अब ये यहां पे बाहर आ गया और ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाला देखो, ये वाला फ्री है, ये वाला नहीं, ये वाला फ्री, ओके। हाँ, तो ये बाहर निकल गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा एक एम्प्टी स्पेस। क्या बन जाएगा, एम्प्टी स्पेस। तो ये है एम्प्टी स्पेस। चलो नाम देते हैं इसको साइट 1। क्या नाम दिया इसको, साइट 1। सोचो यहां पे क्या हुआ, तो साइट 1 से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकला, फ्री हुआ,
किसके लिए? कंडक्शन के लिए। मतलब अब वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से जहां चाहे घूम सकता है, वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, और अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसकी मोशन पे या फिर इसकी जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है। वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है। ओके, हाँ अब देखो साइट 1, तो साइट 1 पे क्या है? साइट 1 पे है एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये एक चेयर है, ये क्या है? एक चेयर जहां पे कोई बैठ सकता है, जहां पे कोई बैठ सकता है, मतलब ये एक ऐसा एब्सेंस है जहां पे कोई जा सकता है या फिर ये जगह कोई ले सकता है। अच्छा कौन ले सकता है ये जगह? ये जगह ले सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्या ले सकता है ये? मतलब ये जो जगह है वो कौन लेगा? वो लेगा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन। मतलब दिस प्लेस या फिर दिस प्लेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है जहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, और इस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? होल्स। क्या कहते हैं इसको? होल। ओके, तो समझो इस बात को, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनो, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और इन वैलेंस बैंड, दोनों का मतलब सेम है। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और इन वैलेंस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज, इज टर्म्ड एज होल, HOLE। ओके, और ये जो होल है ना, ये होल अब देखो हुआ क्या, थोड़ा सा टेक्निकली सोचते हैं। मुझे बताओ कि पहले ये वाला अगर हम बात करें सिलिकॉन, कौन सा? ये वाला सिलिकॉन। ओके, तो इस वाले सिलिकॉन की अगर बात करें तो इस वाले सिलिकॉन के पास अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही। ओके, हाँ, और इसने अपने सराउंडिंग से और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, बताया। हाँ, बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये सिलिकॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी सिलिकॉन न्यूट्रल था। मतलब पूरे क्रिस्टल के सारे एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, पता है? ओके, बिल्कुल पता है। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। अब देखो क्या हुआ, अब अगर इसकी बात करूं, इस सिलिकॉन की बात करूं, जब ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो फ्री हुआ ना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री यहां चला गया, इसका मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ओके किसी जगह से, तो वहां पे बनेगा एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस या फिर एक वॉल्यूम जहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और इस स्पेस को या फिर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस को हम क्या कहते हैं? होल। और इसको हम मानते हैं इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। क्या मानते हैं इसको? इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। इसको इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव आके उसकी जगह ले सकता है। ओके, अब देखो मान लो कि चलो यहां पे ओके, यहां पे क्या है? चलो मैंने यहां पे मान लिया प्लस, यहां पे क्या मान लिया? प्लस। अगर इस प्लस के साथ में कोई माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। प्लस माइनस क्या बन गया? न्यूट्रल। हाँ, मतलब इस सिलिकॉन को न्यूट्रल बनने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन का आना जरूरी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये यहां का प्लस और ये आया हुआ माइनस, ये क्या बन जाएंगे? फिर से न्यूट्रल। यानी कि हम इस देखो, हम इस एम्प्टी स्पेस को, मैं क्या बोल रहा हूं, हम इस एम्प्टी स्पेस को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जबकि वो है नहीं। दिस इज ओनली अ एम्प्टी स्पेस। क्या है ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे नहीं है। बस हमें इतना पता है कि इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जो जाने के बाद इसको क्या करने वाला है? न्यूट्रल करने वाला है। ओके, हाँ, इसका मतलब यहां पे कुछ चार्ज है। अच्छा, तो सोचो इसके बाद हम इस पॉजिटिव स्पेस को या फिर इस पॉजिटिव एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे? हम मतलब हमें समझने के लिए हम इसको एक पॉजिटिव पार्टिकल मान सकते हैं। असलियत ये है कि ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम क्या है? होल। बात समझ में आई? तो हमें ये समझ में आया कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होके अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए, तो वहां का जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम कहेंगे होल। ठीक है, और ये होल कहां बनता है? ये होल बनता है वैलेंस बैंड में या फिर वैलेंस शेल में। समझ में आया? अब देखिए, अब ये जो एम्प्टी स्पेस है ये किसी एटम के वैलेंस शेल में है या फिर वैलेंस बैंड में है। हो सकता है, क्या हो सकता है? हो सकता है किसी दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये वाला, ठीक है, किसी दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है ना। मान लीजिए ये साइड 2 है, ये क्या है? ये साइड 2। तो साइड 2 से, कहां से बोल रहा हूं मैं? साइड 2 से। तो साइड 2 से कोई इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और वो साइड 1 पे जो एम्प्टी स्पेस है या फिर जो खाली जगह है वो उसकी जगह ले सकता है। अब हुआ ये कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां आया, तो अब यहां क्या बना? अब यहां बना एम्प्टी स्पेस, तो यहां भी बना एम्प्टी स्पेस, ये इस तरह से। देखो तो हुआ कैसे? थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान दो, सीक्वेंस देखो, यहां का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां चला गया, यहां बना एम्प्टी स्पेस। कहां बना? वैलेंस बैंड में, वैलेंस शेल में। मान लीजिए इस एटम के वैलेंस शेल में क्या बना? एक एम्प्टी स्पेस बना। फिर किसी दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला और उसने ये वाली जगह ले ली, ये वाली जगह ले ली जो एम्प्टी थी।
तो इसने ये जगह ले ली। अब यहां पे क्या बना, एम्प्टी स्पेस। अब देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करते करते ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करते करते ऊपर जा रहे, देखो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो ये बना एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब जो एम्प्टी स्पेस था उसका फ्लो देखो, पहले यहां बना एम्प्टी स्पेस, फिर वही एम्प्टी स्पेस यहां पे आया, ऐसे ही फिर जब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो ये एम्प्टी स्पेस और नीचे आएगा, तो ऐसे क्या हो रहा है, तो ये एम्प्टी स्पेस भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों तरह की मोशन पॉसिबल है, कौन सी, यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है और मोशन ऑफ होल्स भी हो रहा है ना। अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी मोशन पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली, दे आर एक्चुअली मूविंग इंडिपेंडेंटली, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो मोशन ऑफ होल्स है, मतलब जो जो एम्प्टी स्पेस है ना, जो मोशन ऑफ होल्स है ना, इन होल्स की मोशन क्यों हो रही है इसको हम समझेंगे। होल्स देखो यहां का एम्प्टी स्पेस यहां क्यों आया, क्योंकि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और उसने ये वाली जगह ले ली, है ना। मतलब ये जो होल्स का मोशन है ये इसलिए हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक वैलेंस शेल से निकलकर दूसरे वैलेंस शेल में जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, फ्री नहीं हो रहे हैं, ये वैलेंस शेल में ही है, बट किसी एक एटम के वैलेंस शेल से निकलकर दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो किसी एक एटम के वैलेंस शेल वाला होल दूसरे एटम के वैलेंस शेल में आ रहा है ना। तो मतलब होल्स का जो मोशन है वो डिपेंडेंट है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। बात समझ में आई? अच्छा, तो मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूं, एक बार मुझे देखने दीजिए। हाँ ऑलराइट, ओके, देखो तो ये जो होल्स का जो मोशन है, इसका होल्स का मोशन है, तो हम होल्स के मोशन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, एक कन्वीनियंट वे। क्या क्या कर सकते हैं, तो होल्स की मोशन एक कन्वीनियंट वे है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को समझने के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को समझने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए। देखो ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फ्री है, ये इंडिपेंडेंट है, ओके। हां, बट जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं वैलेंस शेल में वो भी तो घूम रहे हैं ना, वो भी घूम रहे हैं। वो यहां का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, तो यहां का यहां जाने से यहां का जो होल था वो यहां पे आया। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक वैलेंस शेल से दूसरे वैलेंस शेल जाएंगे, तो वैसे होल्स भी क्या होंगे, मूव होंगे। मतलब होल्स तभी मूव हो पा रहे हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ना। इसलिए होल्स का मोशन एक कन्वीनियंट वे है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को शो करने के लिए। बात समझ में आई? अब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हम थोड़ा सा समझते हैं। तुमको ये समझ में आया? ये जो मैंने एग्जांपल दिया साइड 1 और साइड 2 का, ये आपको समझ में आया? देखो अब जरा सोचो देखो किसी भी एक मोमेंट पे सोचो, इस मोमेंट पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? एक। कितने हैं? एक। समझ रहे हो बात को? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसको छोड़ के कोई और फ्री है क्या? नहीं है। मतलब मुझे बताया कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इस पूरे फिगर को देखो और मुझे बताओ कि इसमें कितने होल्स हैं? एक। ये यहां पे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स भी हैं। देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक ही होल है ना। अगर मैं मान लो यहां से, चलो मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, चलो ये नहीं, चलो ये वाला ले लो, हर बार ये क्यों लेना है, ये ले लो, चलो ठीक है। मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और मान लीजिए क्या हो गया, फ्री हो गया। चलो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लीजिए, तो अगर ये फ्री हो गया तो यहां पे क्या है, होल, ओके, यहां पे क्या है, होल, ये है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब होल, और जो भरा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल भी बना। अब देखो दो फ्री इलेक्ट्रॉन है और दो होल्स है, मतलब हर समय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हर समय जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही कौन होंगे, होल्स भी होंगे, उतने ही होल्स भी होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इन देखो in intrinsic semiconductors the number of free electrons per unit volume, क्या मैं कहीं पे लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं, देखो number of free electrons per unit volume is equal to number of holes per unit volume, और इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। देखो एक बात सुनो, मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब Ne ये इक्वल होता है किसके साथ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब NH
ये क्या है NH, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है होल्स डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। और इन दोनों में से किसी भी एक चीज को हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, NI। NI का क्या मतलब है, NI मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो फ्री या तो वो होल्स होंगे, इनमें से किसी भी को हम क्या कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो समझने वाली बात ये है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, और इन दोनों में से किसी भी एक को हम क्या कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, हम इसको कह सकते हैं। ये है मैथमेटिकली। ओके, हाँ, अब समझने वाली बात कुछ बची है इसमें। देखो ये मैंने बताया। हाँ अब एक और चीज जो हमको समझनी है वो ये है, देखो सोचो, अगर हम बात करें मेटल्स की, किसकी बात करें हम मेटल्स की, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स थे, कौन थे चार्ज कैरियर्स, ओके, कौन थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे। मेटल्स में वैलेंस शेल से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वही करंट को कैरी करते हैं। ओके, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स कौन है इलेक्ट्रॉन्स। पर यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे थे तो होल्स नीचे आ रहे थे ना। हाँ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या होल्स भी है, हाँ है। ओके, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने के साथ साथ एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज भी है जो फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कहां फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इस सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर हमने, चलो मान लीजिए इधर देखो, ये चलो मैं निकाल देता हूं, देखो जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझको। देखो, हाँ सोचो, हाँ इस सिलिकॉन, देखो मान लीजिए ये क्या है, एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये रहा तुम्हारा सिलिकॉन क्रिस्टल। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया किसी एक बैटरी के साथ। कहां जोड़ दिया, किसी एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब देखो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां दौड़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। किधर दौड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, ये ऐसे दौड़ेंगे। ओके, ऐसे दौड़ेंगे। हाँ, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा, सोचो इस बात को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा उन्हें हम कहेंगे करंट ड्यू टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे वो कैसे हो रहे हैं, यहां से कोई फ्री हो रहा, फिर उसकी जगह कोई और ले रहा, एंड सो ऑन। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे फ्लो होगा, इससे क्या बनेगा, करंट बनेगा IE, और वो करंट भी ऐसे ही फ्लो होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे बट करंट ऐसे फ्लो होगा, वो कहलाएगा IE। बात समझ में आई। ओके, बट हम यहां पे देख रहे हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उससे अपोजिट दिशा में कौन फ्लो हो रहे हैं, होल्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे तो होल्स इधर आ रहे थे। तो सोचो अगर यहां पे ये चलो मान लीजिए ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये मान लीजिए है होल, ये क्या है होल। सोचो तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो होल किधर आएगा, होल आएगा नेगेटिव की तरफ, इधर आएगा नेगेटिव की तरफ। जब होल नेगेटिव की तरफ आएगा तो वो भी एक करंट बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा IH। क्या बनाएगा, IH। तो इस केस में इस क्रिस्टल में दो करंट्स पॉसिबल है, या फिर दो तरह के करंट्स पॉसिबल है। एक करंट वो है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है IE। फिर दूसरा है ड्यू टू होल्स, होल्स ऐसे मूव हो रहे हैं और अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है तो करंट भी ऐसे ही मूव होएगा। हाँ, तो होल्स की वजह से जो करंट है वो कौन है, IH। तो मैं बोल सकता हूं कि इस सर्किट में दो तरह के करंट है, पहला है I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है I ड्यू टू होल्स। समझ में आया। अच्छा, तो मैं बोलता हूं कि अगर टोटल करंट, अगर if I is the total current, then we can write I is equal to I due to free electrons plus I due to holes. So this is the total current flowing through the crystal if this crystal is connected across a potential difference. Potential difference अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पॉजिटिव की तरफ और होल्स फ्लो होंगे नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और दोनों अपने अपने करंट्स को जन्म देंगे। ये जन्म देगा IE को, ये देगा IH को, और जो टोटल करंट है वो क्या होगा, IE प्लस IH। ओके, क्या हमने अब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? हाँ, यस, बिल्कुल हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। यहां पे जो एक अलग बात थी वो ये थी कि मेटल्स में जो करंट था वो सिर्फ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स था, और इस केस में इन सेमीकंडक्टर्स जो करंट फ्लो होता है वो दो तरह के चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। एक है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा है करंट ड्यू टू होल्स। ओके, ऑलराइट, मतलब यहां पे दो तरह के चार्ज कैरियर्स है इसमें इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बात समझ में आई। ओके, चलो तो आज तक के लिए इतना काफी है, कल कुछ और पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।